हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की जो है सोशल साइंस की बुक है, जिसका हमने चैप्टर 8 जो है स्टार्ट किया था। ठीक है, तो चैप्टर 8 के जो बुक्स के बीच में इसके क्वेश्चन थे वो मैंने पिछली वीडियो में करवाए थे आपको। अब चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे हम, जो कि पेज नंबर आपके दिए हैं 136 पे। तो आज हम ये क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि कंडक्ट क्लास डिस्कशन ऑन द टू कोटेशन। आपको जो है चैप्टर की स्टार्टिंग में दो कोटेशन दी गई थी। ठीक है, एक तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कोटेशन थी, तो आपको इसको डिस्कस करना है इन कोटेशंस को। तो पहली कोटेशन थी, ओ ग्रांट मी माई प्रेयर दैट आई मे नेवर लॉस द ब्लिस ऑफ द टच ऑफ द वन इन द प्ले ऑफ द मैनी। वो प्रेयर करता है ना कि मैं इस चीज को कभी भी ना भूलूं या इसको भूल ना पाऊं, जो कि मेरे टच में क्या है कि हम सब बहुत सारों में एक हैं, तो मैं इस बात को कभी भी ना भूल पाऊं। है ना, तो ये प्रेयर इन्होंने की थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो इस कोटेशन का मतलब क्या है? द कोटेशन हाईलाइट्स द आइडिया ऑफ फाइंडिंग यूनिटी एंड डिविनिटी इन द डाइवर्स एक्सपीरियंस। जो हमारा डाइवर्स एक्सपीरियंस है ना, उसको उसमें कैसे ये कोटेशन जो है, इस कोटेशन में क्या दिया है कि हम यूनिटी और डिविनिटी को जो है, डिविनिटी को जो हमारा एक्सपीरियंस, जो हमारा डाइवर्स का एक्सपीरियंस है, उसमें हमें यूनिटी और डिविनिटी को देखना है। एंड इंटरेक्शन इन लाइफ, जिसका इंटरेक्शन होता रहता है हमारी लाइफ में, है ना। डाइवर्सिटी और यूनिटी, जो भी डाइवर्सिटी है उससे हमारा इंटरेक्ट होता रहता है हमारी लाइफ में। तो वो इस कोटेशन में बताया गया है। डिस्कस हाउ एम्ब्रासिंग डाइवर्सिटी कैन लीड इट टू ए डीपर सेंस। तो ये डाइवर्सिटी कैसे एक डीपर सेंस देती है ना, डीपर सेंस ऑफ कनेक्शन एंड हार्मनी। कैसे इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमारा जो है डीपर कनेक्शन है लोगों से, है ना। हम इतनी डाइवर्सिटी में रहते हैं फिर भी हम जो है एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ठीक है, तो ये इस कोटेशन में बताया गया। अब सेकंड कोटेशन देखते हैं। सेकंड कोटेशन हमारी क्या दी थी? ये दी थी कि द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी in diversity, which has always been normal to India and its fulfillment, the fundamental course of her being and its very nature. The many in one would place her on the sure फाउंडेशन ऑफ हर स्वभाव और स्वभाव और स्वधर्म का जो हमारा फाउंडेशन था ना, उसमें देखे मैनी इन वन, हम बहुत सारों में एक हैं। तो ये एक फाउंडेशन था जिसको ये फुलफिल करता है। ये जो फंडामेंटल होता है, जो हमारा प्रिंसिपल है ना, कि विच हैज ऑलवेज बी नॉर्मल टू इंडिया, जो हमारे इंडिया के लिए जो है ऑलवेज नॉर्मल रहा है, कि जो हम बहुत सारों में एक हैं। ये जो नेचर है हमारा, स्वभाव और सुधर्म में हमारा दिया गया है। तो ये भी इन्होंने श्री अरविंदो जी ने बताया था। ये कोटेशन सेकंड था। तो इसमें कहा गया है कि दिस कोटेशन एम्फसाइजेस, मतलब इसमें किस बात पर जोर दिया गया है इस कोटेशन में, दैट इंडिया स्टैंड्स लाइट्स इन इट्स एबिलिटी टू मेंटेन यूनिटी इन वास्ट डाइवर्सिटी। इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम जो है यूनिटी है, हम सब एक हैं, है ना। ऑफ राउंडिंग इन इट्स इनहेरेंट नेचर एंड ड्यूटी। डिस्कस हाउ दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू कंटेम्प्रेरी इंडिया। हमारी ये जो कंटेम्प्रेरी इंडिया है, इसमें कैसे इसको जो है, इसको हमें डिस्कस करना है कि कैसे इसको अप्लाई किया गया है। एंड इट्स सोशल डायनेमिक, और जो हमारा सोशल डायनेमिक है उसमें भी इसको जो है अप्लाई कैसे किया है, इस प्रिंसिपल को, ये जो सिद्धांत है हमारे स्वभाव और सुधर्म को, इसको कैसे अप्लाई किया गया है। तो इस कोटेशन में हमें ये बताया गया है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है, रीड द नेशनल एंथम। हमारा जो नेशनल एंथम है एंड इट्स ट्रांसलेशन इन द प्रिलिमिनरी पेजेस ऑफ दिस टेक्स्ट बुक। अब इस जो टेक्स्ट बुक के जो स्टार्टिंग के जो पेजेस है ना, प्रिलिमिनरी पेजेस जिन्हें कहते हैं, उन पर हमें नेशनल एंथम के बारे में बताया गया, उसकी ट्रांसलेशन की गई है। वेयर डू यू सी डाइवर्सिटी। तो नेशनल एंथम में आपको कहाँ पर डाइवर्सिटी दिखती है और कहाँ पर आपको यूनिटी दिखती है। आपको ऐसे 2 और 3 पैराग्राफ्स लिखने हैं। तो पहले तो हम डाइवर्सिटी देख लेते हैं, नेशनल एंथम में डाइवर्सिटी कैसे दी है। ठीक है, तो नेशनल एंथम जनगण मन जो है हमारा, मेंशन वेरियस रीजन्स रिवर्स एंड कल्चर। उसमें बहुत सारे रिवर्स के बारे में बताया गया है ना। नेशनल एंथम जब आप पढ़ते हैं तो पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, यमुना, इन नदियों का नाम भी आता है, देशों का नाम भी आता है। एलिमेंट्स ऑफ इंडिया हाईलाइट द वेस्ट जियोग्राफिकल एंड कल्चर डाइवर्सिटी के बारे में बताया गया नेशनल एंथम में। इट रिफ्लेक्ट द डाइवर्स लैंग्वेज डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है ना। उत्कल बंग, है ना,
ये जो मतलब लैंग्वेजेस के बारे में बताया, ट्रेडिशन एंड लैंडस्केप्स दैट मेक अप द कंट्री, और लैंडस्केप्स के बारे में बताया गया है जिसके द्वारा हमारी कंट्री बनी है। तो ये सब चीज़ें डाइवर्सिटी को दिखाता है नेशनल एंथम में। ठीक है, इन सब चीज़ों को बताया है, भाषाओं को बताया है, नदियों के बारे में बताया है, कंट्री के नाम बताए गए हैं। ठीक है, तो ये डाइवर्सिटी है। अब यूनिटी कैसे है नेशनल एंथम में? डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी द एंथम यूनाइट्स ऑल दीज एलिमेंट्स इनटू ए सिंगल नैरेटिव नेशनल प्राइड एंड आइडेंटिटी। बट इनको जो है नेशनल एंथम में एक सिंगल जो नेशनल एंथम है हमारा उसमें बता दिया गया है सारे देश के बारे में, सारी लैंग्वेज के बारे में, लेकिन है तो नेशनल एंथम एक ही ना, तो उसमें सब चीज़ों के बारे में बता दिया गया है। इट कॉल्स अपॉन द कलेक्टिव स्पिरिट ऑफ द नेशन सिम्बलाइजिंग यूनिटी एंड पेट्रियोटिज्म। और जो हमारा कर्तव्य है, यूनिटी है जो हमारी, उन सबको कलेक्ट करके एक नेशन में बताया गया है। ठीक है, और जो हमारी देशभक्ति की भावना है उसको बताया गया नेशनल एंथम के अंदर, है ना। द एंथम यूनिवर्सल अपील ब्लाइंड पीपल्स अक्रॉस डाइवर्स बैकग्राउंड। जो भी ब्लाइंड पीपल थे उनके डाइवर्स बैकग्राउंड, उनके बैकग्राउंड को भी उसमें बताया गया है। ठीक है, उसकी डाइवर्सिटी भी उसमें है। फोस्टिंग ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड शेयर्ड हेरिटेज, और हमारी जो विरासत है उसको भी इसके अंदर उससे बिलोंग किया गया और उसको भी बढ़ावा दिया गया है इस नेशनल एंथम के अंतर्गत। तो एक यूनिटी बताई गई है नेशनल एंथम के अंदर। अब थर्ड क्वेश्चन में दिया है हमारा कि सेलेक्ट ए फ्यू स्टोरीज फ्रॉम द पंचतंत्र। अब पंचतंत्र पे जो है बहुत सारी कहानियां थी। डिस्कस हाउ देयर मैसेज इज स्टिल वैलिड टुडे। तो कैसे जो है आज जो भी वो पंचतंत्र की कहानियां में मैसेज देती हैं आज कैसे वैलिड है, आज भी कैसे अप्लाई की जाती हैं वो स्टोरीज। डू यू नो ऑफ एनी सिमिलर स्टोरीज फ्रॉम योर रीजन। आप अपने रीजन की कोई सिमिलर स्टोरी बताएं। ठीक है, आप जानते हैं। पहले तो हम स्टोरी 1 पढ़ लेते हैं। तो मंकी और क्रोकोडाइल की जो स्टोरी है वो हमें क्या बताती है, क्या मैसेज देती है? ट्रस्ट एंड बीट्रेयल, यानी कि विश्वास और विश्वासघात, जैसे कि आप धोखा कह सकते हैं, बीट्रेयल। इवन टुडे दिस स्टोरी टीच द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग कॉशियस अबाउट whom वी ट्रस्ट। अगर आप किसी पर विश्वास करते हैं ना तो आपको कॉशियस होना चाहिए, मतलब कि आपको अपना भी दिमाग उस इंसान से आपको सावधान भी रहना चाहिए। ज़्यादा उस पर ट्रस्ट नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ट्रस्ट जो है हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो हमें अगर किसी पे ज़्यादा ट्रस्ट है तो हमें उसके लिए जो है कॉशियस भी होना चाहिए, है ना। और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसीट, ठीक है, और हमें जो है अ, उससे होने वाले छल से भी हमें जो है बच के रहना चाहिए। तो हमें किसी पे अगर ज़्यादा ट्रस्ट है तो हमें उससे सावधान भी रहना चाहिए, क्योंकि वो हमें धोखा भी दे सकता है, ये भी ध्यान रखना है हमें। अब सेकंड स्टोरी द टॉर्टोइज एंड द गीस की, जिससे हमें क्या मैसेज मिलता है कि द वैल्यू ऑफ साइलेंस एंड द डेंजरस ऑफ अननेसेसरी टॉक। जो साइलेंस मतलब चुप रहना वैल्यू है उसकी, मतलब चुप रहने वाला ये मत समझो कि चुप रहने वाला जो है कुछ समझता नहीं है। चुप रहना जो है हमारे लिए वैल्यूएबल है। और जो ज़्यादा बोलना ना अननेसेसरी टॉक जो है वो डेंजरस होता है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा बोलना भी हमारे लिए डेंजरस होता है। तो हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए आज के टाइम पर। This is relevant in the modern context where discretion is often a virtue। तो ये जो है इस जो मॉडर्न टाइम चल रहा है ना हमारा, उसको रेलिवेंट करता है। ठीक है, उसमें हमें जो है हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। अब हमें जो ये मॉडर्न टाइम चल रहा है हमें सोच समझ कर चलना चाहिए, हमें अननेसेसरी टॉक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो डेंजरस भी हो सकती है हमारे लिए। अब सिमिलर स्टोरी हमारी रीजन की क्या है? इन माई रीजन देयर इज ए स्टोरी ऑफ ए क्लेवर रैबिट आउटर थिंक ए लॉयन सिमिलर टू द पंचतर टेल्स विट एंड इंटेलिजेंस। एक क्लेवर रैबिट ने कैसे जो है एक लॉयन पर जो है हावी हो गया था, है ना। एक रैबिट जो था उसको कैसे उसने हरा दिया था, लॉयन को। पंचतंत्र की जो टेल्स की कहानी है उसमें था, जिसमें हमें हमेशा यही सिखाया जाता है, इंटेलिजेंसी सिखाई जाती है। ठीक है, पंचतंत्र की कहानी में हमें यही बताया जाता है कि हम इंटेलिजेंसी को मतलब दिखाया जाता है, हम किसी धोखे से कैसे बचना चाहिए। मतलब इन स्टोरियों में यही सब बताया जाता है। पंचतंत्र की कहानियों में हमें मोरल एजुकेशंस मिलती हैं। दीज स्टोरी टीच मोरल लेसन, ठीक है, दैट आर एप्लीकेबल अक्रॉस टाइम एंड कल्चर, जो टाइम और कल्चर के साथ चलती रहती है। ठीक है, हमारे टाइम और कल्चर के साथ अभी भी चल रही है ना। ये सब स्टोरीज जो हमारे आगे भी काम आती है, जो हमने स्टोरीज पहले पढ़ी है वो आज हमारे काम आ रही है कि हमें किस तरीके से रहना है अपनी लाइफ में। इन कहानियों से ही हमें पता चलता है। आगे क्वेश्चन 4 दिया गया है। क्वेश्चन 4 में दिया है कि कलेक्ट ए फ्यू फोक टेल्स फ्रॉम योर रीजन एंड डिस्कस देयर मैसेज। जो भी हमारी लोक कथाएं हैं
उनको हमें डिस्कस करना है, वो सब हमें कथाएं बतानी है, जो भी हमारी रीजन्स की कथाएं थी, और उनसे हमें क्या मैसेज मिलता है ये बताना है। तो पहली कथा है किंग भोजा एंड द वेताला की। तो ये बताती है विजडम एंड क्लेवरनेस, ठीक है, आर इम्पॉर्टेंट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। द स्टोरी हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेलिजेंस एंड क्विक थिंकिंग। ये हमें बताती है कि हमें कैसे चालाक रहना चाहिए। चालाकी भी जो है इम्पोर्टेंट होती है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना। और हम कैसे जो है क्विक थिंकिंग कर सकते हैं, अगर ये जो इंटेलिजेंस है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारे लिए, और किस तरीके से क्विक थिंकिंग कर सकते हैं। तो विजडम और क्लेवरनेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। अब सेकंड स्टोरी, द स्टोरी ऑफ द चैरिटेबल बनियान ट्री। अब चैरिटेबल बनियान ट्री से हमें क्या मैसेज मिलता है स्टोरी से? जेनरसिटी एंड सेल्फलेसनेस। हमें क्या होना चाहिए? एक तो दयालु होना चाहिए, और सेल्फलेसनेस नहीं होना चाहिए हमें, कि हमें जो है अगर हमने किसी के साथ दयालुपन दिखाया, हमने किसी का अच्छा किया, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बदले में हमें भी अच्छा मिलेगा उससे, नहीं। दिस टेल टीच द वैल्यू ऑफ बीइंग काइंड एंड हेल्पिंग अदर्स। अगर हम किसी के साथ काइंड है और हम किसी की हेल्प कर रहे हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, हमने ये कभी उससे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हमें उससे रिटर्न में भी कुछ मिलेगा, है ना। अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें उससे भी रिटर्न में कुछ मिलेगा, ये सोचकर हमें नहीं चलना चाहिए। इसका डिस्कशन पॉइंट क्या होगा कि दीज फोक टेल्स ऑफन कैरी मोरल लेसन दैट आर टाइमलेस, एम्फसाइजिंग वर्च्यूज लाइक विजडम, जेनरसिटी एंड करेज विच आर स्टिल रेलिवेंट टुडे। आज भी ये रेलिवेंट है, आज भी जो है इन चीज़ों को देखा जाता है, विजडम को, जेनरसिटी को और करेज को, हमें इन सबको अप्लाई करना चाहिए आज भी, ठीक है। तो इस इन स्टोरी से हमें ये लेसन मिलता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है जो दिया है, इज देयर एनी एंशिएंट स्टोरी that you have seen being depicted through a form of art। आपको जो भी एक पुरानी स्टोरीज थी वो कैसे डेपिक्ट की गई है? चित्र के द्वारा जो है उनका वर्णन किया गया है, उनको चित्रित किया गया है, या मूर्तियां बनाई गई हैं, ठीक है, उनके द्वारा वर्णन किया गया उन कहानियों का या कथाओं का। जो भी हमारी पहले की स्टोरीज थी उन्हें कैसे जो है पेंटिंग के थ्रू बताया गया, डांस फॉर्म के द्वारा बताया गया, एक मूवी में, तो ये सब हमें डिस्कस करना है, ठीक है। जो भी हमारी पहले की स्टोरीज थी उनको कैसे जो है एक आर्ट फॉर्म में किया गया है, मतलब पिक्चर्स वगैरह बनाकर बताया गया, मूर्तियों के द्वारा, ठीक है, बताया गया। तो द महाभारत डिपिक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल डांस परफॉर्मेंस। महाभारत को कैसे बताया गया? एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म के द्वारा, जिसको कथकली बोलते हैं और भरतनाट्यम बोलते हैं। दीज आर्ट फॉर्म्स नैरेट एपिक स्टोरीज थ्रू एक्सप्रेसिव मूवमेंट एंड म्यूजिक विद कल्चरल हेरिटेज। तो इनको जो है कैसे जो है नैरेट किया गया है? तो महाभारत को जो है एक डांस परफॉर्मेंस के द्वारा, जिसको हम कथकली बोलते हैं, और भरतनाट्यम के द्वारा महाभारत को दिखाया गया है। दीज आर्ट फॉर्म्स नैरेट एपिक स्टोरीज थ्रू एक्सपेंसिव मूवमेंट। उसमें मूवमेंट्स दिखाए गए हैं, मतलब म्यूजिक वगैरह के द्वारा थ्रू जो है उसको दिखाया गया महाभारत की स्टोरी को। अब इसमें डिस्कशन पॉइंट क्या हो जाएगा? डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ सच आर्ट फॉर्म कीपिंग एंशिएंट स्टोरी अलाइव एंड रेलिवेंट। ये जो हम जो भी आर्ट फॉर्म के द्वारा जो हम एंशिएंट स्टोरीज को दिखाते हैं आज भी वो अलाइव है और रेलिवेंट करती है, मतलब रिलेट करती हैं ये, मतलब पिक्चर्स वगैरह। हाउ डू दीज परफॉर्मेंस कंट्रीब्यूट टू कल्चर एजुकेशन? कैसे जो है ये परफॉर्मेंस जो है कंट्रीब्यूट करती है कल्चरल एजुकेशन में। अब है हमारा 6 क्वेश्चन। इसमें दिया है कि डिस्कस इन क्लास द फॉलोइंग कोटेशन। अब हमें नीचे ये जो है कोटेशन दी गई है बाय इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो जवाहरलाल नेहरू ने, उनके द्वारा ये कोटेशन दी गई है। व्हेन ही ट्रेवल टू मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। जब इंडिपेंडेंस है ना, इंडिपेंडेंस से पहले उन्होंने जब इंडिया के पार्ट्स में जो क्या किया था, जब वो ट्रैवल किया था उन्होंने, तो उन्होंने इंडिया के बारे में कुछ बातें लिखी हैं, ये कोट्स लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है? एवरीवेयर आई फाउंड ए कल्चरल बैकग्राउंड विच हैड एक्सर्टेड ए पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन देयर लाइव्स। हमारी लाइफ्स में मैंने कल्चरल बैकग्राउंड को पाया कि जो पावरफुल था। द ओल्ड एपिक्स ऑफ इंडिया, जिसके ओल्ड एपिक्स पुराने एपिक्स थे, कथाएं मतलब लोक कथाएं जो होती हैं वो थी, क्या थी? रामायण और महाभारत थी। एंड द अदर बुक्स, और जो भी पुरानी बुक्स थी, जो भी अदर बुक्स थी, इन पॉपुलर ट्रांसलेशन एंड पैराफ्रेसेस, उनको ट्रांसलेट भी किया गया और पैराफ्रेज भी किया गया, दोबारा से उनका वर्णन किया गया। वर वाइडली नोन अमंग द मासेस एंड एवरी इंसिडेंट
and story and moral in them was engraved on the popular mind and gave a richness and content to it. उसके अंदर जो है पॉपुलर माइंड को भी एनग्रेव किया गया था और उसमें रिचनेस भी है उस कंटेंट, मतलब ऐसा कंटेंट बनाया गया महाभारत और रामायण का, ठीक है। इलिटरेट विलेजर्स would know hundred of verses by heart and their conversation would be full of references to them or to some stories with a moral and enshrined in some old classic, ठीक है। तो जो भी स्टोरीज थी हमारे जो इलिटरेट विलेजर्स थे, जो भी हमारे विलेजर्स जो है पढ़े लिखे नहीं थे, हंड्रेड्स ऑफ वर्सेस बाय हार्ट, उनको उन्होंने भी जो है अपने उनके हार्ट में है, ठीक है, वो सब स्टोरीज जो भी है, देयर कन्वर्सेशन वुड बी फुल ऑफ रेफरेंसेस, उनकी कन्वर्सेशन में भी वो स्टोरीज जो है, मतलब जब वो बातें करते हैं तब भी वो उनकी कन्वर्सेशन में वो स्टोरीज होती हैं, ठीक है, और उनसे उनको मोरल मिलता है उसके साथ साथ उनको, ठीक है। तो ये सब कैसे जो है, इन सब स्टोरीज ने कैसे जो है इम्पैक्ट डाला है लोगों पर, तो ये उन्होंने देखा जो प्राइम मिनिस्टर थे। तो अब नेहरू जी ने क्या ऑब्जर्वेशन की कि नेहरू ऑब्जर्व दैट द कल्चरल बैकग्राउंड स्पेशली द एपिक्स, रामायण और महाभारत जो हमारा एपिक्स था ना, दो कल्चर बैकग्राउंड जो हमारे थे, हैड ए प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल अक्रॉस इंडिया। उन्होंने जो है पूरा जो हमारे पीपल की जो लाइफ है ना, हमारे पूरी जो इंडिया की जो लोग हैं उन पर प्रभाव डाला, ठीक है। डिस्पाइट वेरिंग लिटरेसी लेवल दीज स्टोरीज वर वेल नोन एंड फॉर्म्ड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेली लाइफ एंड मोरल एजुकेशन। तो ये जो इसका जो वर्णन किया गया ना, वो हमारी पूरे जो वर्ल्ड हमारे जो लोग हैं उन पर इम्पैक्ट भी डालती है ये स्टोरीज, ठीक है, और मोरल भी मिलती है हमें अपनी डेली लाइफ में इन स्टोरीज से, ठीक है। तो ये आ, हमारी लिटरेसी है, ठीक है, हमारी स्टोरीज वगैरह में भी है, इनसे हमें जो मोरल भी मिलता है हर जगह, हर लाइन में, हर जगह वहाँ जितनी भी स्टोरीज हैं कि रावण ने जो है मारा क्यों, ठीक है, राम को, तो इससे भी हमें एक मोरल मिलता है ना। और राम जी 14 वर्ष का वनवास काट कर आए थे, तो इससे भी हमें एक मोरल मिलता है। तो ये हमारी लाइफ में जो है मोरल एजुकेशन भी देती हैं, ठीक है। इस तरह का इम्पैक्ट डाला है इन्होंने हमारी लाइफ पर। अब इसका डिस्कशन पॉइंट क्या है कि द एंड्योरिंग इम्पैक्ट ऑफ एपिक्स ऑन इंडियन सोसाइटी एंड हाउ दे शेप कल्चरल आइडेंटिटी, है ना। कल्चरल आइडेंटिटी इसको जो हमें शेप देती है, हमारी कल्चरल को जो है ये शेप देती है स्टोरीज। द रोल ऑफ ओरल ट्रेडिशन इन प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज। अब ओरल ट्रेडिशन भी है, मतलब जो भी लोग पढ़े लिखे नहीं है तो वो ओरली बताते हैं ना इन स्टोरीज के बारे में, तो ओरल इम्पैक्ट भी डाला है इन्होंने। ओरल भी ट्रेडिशनल जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो ओरली इन स्टोरीज को बताते हैं, महाभारत और रामायण की, उन्हें भी पता है इन स्टोरीज के बारे में, लिखी हुई चीजें तो नहीं पढ़ी ना उन्होंने। हाउ दिस एंशियंट स्टोरीज कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस कंटेम्प्रेरी इंडियन कल्चर एंड वैल्यूज पर भी, कैसे ये जो है एंशियंट स्टोरी जो है कैसे कंटिन्यू हुई है कंटेम्प्रेरी इंडिया कल्चर और वैल्यूज में। द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉमन कल्चरल नैरेटिव्स इन फोस्टरिंग यूनिटी एडमिस डाइवर्सिटी, और इनका जो है कॉमन सिग्निफिकेंस क्या है कल्चरल नैरेटिव्स इन फोस्टरिंग, जो भी इसमें जो है बढ़ावा दिया गया है यूनिटी में, डाइवर्सिटी के अंदर इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी इस यूनिटी को बढ़ावा दिया गया है ना, इन सब कथाओं ने जो है यूनिटी को बढ़ावा दिया इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी, ठीक है, इसीलिए हम एक हैं हम सब इन सब चीज़ों की वजह से। तो आज ये चैप्टर के क्वेश्चन जो है हमने कंप्लीट कर लिया, मतलब ये चैप्टर जो है हमने ऑल टू ऑल जो है कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।